नमस्कार, सुप्रभात। अलबेलो राजस्थान के एक नए अंक के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आपको मालूम है, आज इस कार्यक्रम में मैं चंदन सेन और मैं शालू सचदेव आपका बहुत बहुत अभिनंदन कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के अंदर पधारते हैं हमारे बहुत ही जाने माने लोग। और इसी श्रृंखला में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति। आप हैं श्री आनंद वर्धन शुक्ल साहब। शुक्ल साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। शुक्ल साहब के बारे में बता दें, आप रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, आईजी रहे हैं और गवर्नर साहब के एडीसी रहे हैं। सांस्कृतिक संस्था के अध्यक्ष रहे हैं भारत सरकार में। आप लेखक हैं, आप एक्टर हैं, आप कवि हैं, आप क्या नहीं। तो इनसे बहुत सारी रोचक बातें होंगी। और सबसे पहले शुक्ला जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है कार्यक्रम में आके हमारे व्यूअर्स से मुखातिब होके। अब हमेशा ही अच्छा लगता है जब सामने जनता होती है, हम लोगों से बात करते हैं। स्टूडियो में आकर के आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि आज मैं कुछ बातें अपने दिल की भी करूंगा। क्या बात है, क्या बात है जी। जैसे कि हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है अलबेलो राजस्थान, और आप बहुआयामी प्रतिभा रखते हैं। आपने बहुत सारे सेक्टर्स में काम किया है, सरकार के लिए बहुत काम किया है। राजस्थान में आपको अलबेला सबसे ज़्यादा क्या लगा है? राजस्थान का जो आओ भगत का तरीका है, जिसको हम लोग मारवाड़ी में मनुहार कहते हैं। पधारो हमारे देश। अब मैं देखिए कितने साल पहले मैं जैसलमेर में पोस्टेड था, आई थिंक 89, 90, 91 जी। लेकिन वहाँ के लोग आज भी मुझे याद करते हैं। क्या बात। उनके यहाँ बच्चे का मुंडन हो, मकान का आरंभ हो, नांगल हो, शादी हो, हर बार वो लोग मुझे याद करते हैं। ये जो अद्भुत चीज है, ये राजस्थान में मिलती है। जी जी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमारा राजस्थान बहुत अलबेला है। जी जी जी। आप 30-30 साल बाद, 40-40 साल बाद भी जहाँ पोस्टेड रहे, वहाँ के लोग कॉल करते हैं, बात करते हैं जी। अभी भी हमारे बारे में जानना चाहते हैं। तो ये कितनी खुशी की बात है। जी जी। जैसा कि आप मेरे साथ बूंदी में रहे थे। हाँ। बूंदी में कई सारे नवाचार हमने किए। बिल्कुल। ग्रामीण ओलंपिक वहाँ कराया, बूंदी फेस्टिवल कराया, पुलिस के टूर्नामेंट्स कराए। तो लोग जुड़े जी। और आपको ये जानकर खुशी होगी, वो सारे लोग आज भी जुड़े हुए हैं। क्या बात। और शायद यही एकता जो है, यही जो जुड़ाव है, हमारे देश की भी विशेषता है, हमारे प्रदेश की भी विशेषता है कि कितनी विविधताएं हो, इसमें कोई अनेकता में एकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा राजस्थान अलबेला है। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, आपने जैसलमेर का जिक्र किया जी। अच्छा, शुक्ल जी जो हैं वो गुलजार साहब के बहुत अच्छे खास दोस्त रहे और इनकी फिल्म जो माचिस थी उसमें भी इनका किरदार था। तो आपने बात करी जैसलमेर की, और जब आप जैसलमेर में थे, जहाँ तक मुझको याद है, उस वक्त लेकिन फिल्म की शूटिंग वहाँ चल रही थी। जी हाँ। है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं गुलजार साहब की। तो लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान कैसी कैसी अनुभूतियाँ रहीं, कैसी कैसी बातें हुई? बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है मेरा। वास्तविकता ये थी कि मेरे कोई परिचित हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि गुलजार साहब जैसलमेर जा रहे हैं और मैं अभी थोड़े दिनों पहले आपसे जैसलमेर में मिला हूँ। तो गुलजार साहब को उनकी जो फिल्म है, लेकिन उसकी कथा वहीं से बैकग्राउंड से है, तो लोकेशंस वगैरह दिखाने में और उन कहानियों को जोड़ने में आप गुलजार साहब के साथ रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा जी। तो मैं मिला उनसे, गुलजार साहब से। उन्होंने कहा, वो बोलने की उनकी शैली अलग ही है, आइए आनंद जी बैठिए, बातें करते हैं कुछ। और फिर उसके बाद लोकेशंस जो उन्होंने देखी थी, जो देखनी थी, मैं उनके साथ गया। कहानी पर भी चर्चा हुई। आप जानते हैं कि बहुत सारी प्रेम कथाएं हमारे राजस्थान में और अन्य जगहों की तरह हैं। ढोला मारू आपको सबको पता है। लेकिन एक कथा है जैसलमेर की, महेंद्र मूमल। महेंद्र मूमल। तो कहीं ना कहीं से कहानी पे कट पेस्ट आया। अच्छा। और जैसे महेंद्र और मूमल कभी काली आंधी में दब के मर गए थे, उनका प्यार वहीं दफन हो गया था। आपने अगर लेकिन फिल्म देखी हो तो याद करिएगा वो सारे दृश्य जो वहीं से ऐसे की ऐसे हमने, आई मीन ऑफ कोर्स गुलजार साहब ने उठाए। लोकेशंस थी, कुछ जगह उन्होंने शूट कर ली थी ऑलरेडी। लता मंगेशकर जी की फिल्म थी वो, सिली सिली बिरहा की रात का जलना जी, कुलधरा में शूटिंग की।
तो एक जगह मुझे लगा कि खुड़ी गांव में शूटिंग कर रहे थे कि सर जो आप डिमांड कर रहे हो सीन में वो यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। वो शॉट हो चुका था, डिम्पल थी, विनोद खन्ना थे, तो गुलजार साहब ने कहा आप बताइए। तो मुझे अचानक से एक गांव का ध्यान आया, करड़ा पोचीना, 2 गांव हैं छोटे छोटे, हाँ बिल्कुल बॉर्डर पे ही है। और अगर आपको याद हो तो सुनील दत्त साहब ने एक फिल्म बनाई थी, बड़ी फेमस फिल्म थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सुनील दत्त साहब ने वहां शूटिंग की थी, रेशमा और शेरा। रेशमा और शेरा, जयदेव साहब का म्यूजिक। करेक्ट। तो वहां उन्होंने शूटिंग की थी। तो मैंने कहा उसी बैकग्राउंड पे, क्योंकि उनको सूर्योदय के समय का फिल्म की शुरुआत लेनी थी, तो बोले चलो जगह देख के आते हैं। हम रात को वहां रुके, सूर्योदय देखा, सूर्यास्त देखा, और फिर ये डिसाइड हुआ कि नहीं ये शॉट हम दोबारा करेंगे। थोड़ी सी जो प्रोड्यूसर थी लता जी, बोली क्या है दोबारा खर्चा हो रहा है, मुझे भी उन्होंने बात की, लेकिन गुलजार साहब की अपनी शैली है, स्टाइल है। पूरी यूनिट को लेके वापस करड़ा गए जी, बिल्कुल सैंड-ड्यून्स के ऊपर रह करके, और वो सारे दृश्य जो आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के नजर आते हैं वो सब वहां फिल्माए गए। कहानी में भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए गए, क्योंकि गुलजार साहब अच्छे सजेशंस को हमेशा याद रखते थे और कहते थे अच्छा वो कहा था ना उस दिन, वो मुझे आज करना है, लाइक दैट। और परफेक्शनिस्ट भी थे वो। जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि बहुत अच्छे से लेकिन फिल्म की वहाँ पर शूटिंग हुई। आपको याद होगा डिम्पल जी ने कुलधरा में गाया था, मैं एक घड़ी से बैठी हूँ, लाइक दैट। तो वो सारा जी तो बहुत अच्छे से गुलजार साहब, परफेक्शन जब तक नहीं आता दोबारा शूट करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे। तो विनोद खन्ना को भी कभी लगता था, कभी डिम्पल को लगता था, लेकिन इट वाज मार्वलस। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि एक पुलिस अधिकारी और कला, संस्कृति, एक्टिंग में इतनी रुचि, आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं दोनों को एक साथ? देखिए, हर व्यक्ति के जो मौलिक अंदर के तत्व होते हैं या गुण होते हैं, जो आप कहें, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में ही पढ़ा हूँ जी, और यहाँ ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट में मैंने काफ़ी काम किया। उन दिनों हमारे गुरु होते थे भानु भारती साहब जी, तो भानु भारती साहब के साथ थिएटर सीखने का मेरे को शौक लगा, और मेरे साथी थे, उनको सबको आप जानते हैं, ब्रिजमोहन थे, सुनील सिन्हा थे, रवि जाखल थे, इन सब के साथ काफ़ी थिएटर करने का मौका मिला। पृष्ठभूमि आपकी थी? जी हाँ। अंधा युग हमारे साथ करती थी अर्चना मिश्रा, जो अब अर्चना रामसुंदरम, डीजी तमिलनाडु, सीबीआई में भी रही, एसएसबी की डीजी रही, भारत की लोकपाल रही। उन्होंने अंधा युग में गांधारी का रोल किया, और वो थिएटर लेकर के भानु जी के साथ हम लोग कोल्हापुर, बॉम्बे, सतारा, सांगली, 1 महीने तक थिएटर लेके हम लोग घूमते रहे। तो तत्व तो अंदर से थे, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, उसी समय क्या हुआ, एमए का रिजल्ट आया, हमें नौकरी मिल गई, हम लेक्चरर हो गए। अगर नहीं मिली होती तो हम भी एनएसडी में होते, ये तो कंफर्म, क्या बात, क्योंकि मेरे सारे साथी वहां चले गए थे। और उन दिनों डायरेक्टर एनएसडी मेरे पिताजी के क्लास फेलो होते थे, वीवी कारंत साहब। तो कारंत साहब से मिलने गया तो बोले कि तुझे जिंदगी भर संघर्ष करना है तो आजा मेरे साथ, और तेरे को नौकरी मिली हुई है, लेक्चरशिप है, तो बेटर यू ज्वाइन एंड कंटिन्यू विद योर इंटरेस्ट, इवन इफ यू आर देयर। सो वो इंटरेस्ट तो बना रहा, लेक्चरर रहा, और शायद मैं सारी जिंदगी लेक्चरर था। पिता भी मेरे लेक्चरर ही थे, प्रिंसिपल से रिटायर हुए। मतलब शिक्षा से आपका पुराना जुड़ाव है जी। तो ये लगा कि यार लगातार अस्थाई लेक्चर कर रहे हैं, तो सिविल सर्विस एग्जाम दे दिया स्टेट का जी, और पहले एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। अब लोग कई बार पूछते हैं कि आप पुलिस में क्यों आए, तो पहली बात तो ये कि मुझे वर्दी से बड़ा अच्छा लगता था। मुझे स्कूल में भी, कॉलेज में भी, एनसीसी में रहा हूँ 5 साल तक। मेरे पिताजी एनसीसी ऑफिसर थे, और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर, 1971 के वॉर में एज एनसीसी कैडेट्स हमारी ड्यूटी लगी थी लाइटें ऑफ कराने की। क्या बात। और हम रात को घूमते थे। तो उस समय फीलिंग 10th 11th के बच्चे को ये थी कि देश की रक्षा मैं कर रहा हूँ। दैट फीलिंग यू नो अंदर से आ जाती है। कहीं लाइट दिखेगी तो लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है। तो उस समय हमें लगता था कि पाकिस्तान की सीमा पे जो हो रहा है, हम भी एक युद्ध लड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो आज तक हमारे अंदर वो फीलिंग है। और हम जैसे आज बात कर रहे हैं, आपने बात की वर्दी की, आपने बात की लाइट बंद, हम
कुछ दिन पहले इस ब्लैकआउट के दौर से गुजरे हैं। वहां पर भी एनसीसी कैडेट्स वहाँ पे भी हम बॉर्डर की आप बात कर रहे रोल अदा किया, थे जी। और आप खुद आईपीएस सर्विसेज से रिटायर हुए हैं। किस तरह से आपको लगता है कि जो देश की अखंडता को जो चुनौती दी गई, जिस तरह से देश को ललकारा गया, हम आगे आए, हम बैकफुट पे नहीं रहे, इसके बारे में आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस समय हर व्यक्ति, हर बच्चा, देश का बच्चा देश के साथ खड़ा था। खासकर सशस्त्र सेना बल और हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं, बिल्कुल। उन्होंने जिस प्रकार के पराक्रम का दिखाया परिचय दिया और घर में घुस के जो है दुश्मन को चोट पहुंचाई, जी। तो उनको तो सलाम। और आपने बिल्कुल। जैसलमेर की बात करी, ऐसे कई सारे जो बॉर्डर जिले हैं वहाँ के लोगों को भी सलाम, क्योंकि उन्होंने जिस हिम्मत से इसको फेस क्योंकि ये किया। अदम्य साहस जो है, बिल्कुल। इसको अंदर से आना और इसको बाहर निकालना दो अलग अलग बातें होती हैं। सुनने में बहुत लगता है कि शायद फिल्मी है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा हमारी सेना ने काम किया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? युद्ध 3 सीमाओं पर लड़ा जाता है, एक पर नहीं। जी। तो सबसे पहले तो देखिए डिप्लोमेटिक वॉर होती है और उसमें हमारे प्रधानमंत्री हो या एस जयशंकर साहब हो, अमित शाह साहब हो या राजनाथ सिंह साहब हो, इनका कोई मुकाबला नहीं है। डिप्लोमेटिक एक एक्शन आपका पूरी दुनिया को बता देता है कि हम क्या चाहते हैं। बिल्कुल। अब चाहे वो शिमला समझौते को नकारना हो या सिंधु ट्रीटी को नकारना हो, ये सारी चीजें या छोटी इंडस छोटी पानी को आपको रोकना। लगती इंडस पानी हैं, को रोकना, जी। लेकिन वास्तव में ये छोटी नहीं है, जी। ये बहुत बड़ी है। तो सबसे पहली होती है डिप्लोमेटिक वॉर। आपके साथ कौन खड़ा है, कौन आपकी खिलाफत कर रहा है, ये पहली। दूसरी जो सीमा पर हो रहा है, तो सीमा पर जो टुक 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 रोज करते हैं ना, तो उसका जवाब यही है कि एक बार हम अंदर चले जाएं और जाके हम दिखा दें कि हम क्या कर सकते हैं। हमारी ब्रह्मोस हो, हमारे राफेल हो, हमारे और RP है, S-400 RP है, हो, S-400 है। हमने जी। हमने ये दिखा दिया कि हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तीसरा होता है इंटरनल। इंटरनल इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मैं केवल सिविल डिफेंस या सिविल प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूं। जो स्लीपर सेल्स हैं, जो यहां रह के उनकी सिंपैथी करते हैं, जी। जो हमारी सेना को, हमारी राष्ट्रीयता को, हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचा सकते जी। हैं, उनको ढूंढना, तलाश करना। अभी आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा गैंग हमने बस्ट किया है। तो ये 3 फ्रंट पर जो चलता है ना, तो ये जो तीसरा फ्रंट आप जिसको कहते हैं, जो सिविल डिफेंस का फ्रंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी। सेनाओं का मूवमेंट है, सेनाओं की सुविधाएं हैं, आना जाना है, मार्ग है, राशन है। पीछे से हम अपने जवान से क्या कहते हैं, तुम चिंता मत करो, यहां हम बैठे हैं। क्या बात। और हम ये कहते हैं, बेटे हम सुरक्षित हैं क्योंकि तुम वहां बैठे हो। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल वो सर। जो इंटरलॉकिंग है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट Important, है। महत्वपूर्ण। तो आप ये मत समझना कि हमारा जो होमगार्ड का जवान है, हमारा जो पुलिस का सिपाही है, हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी के दूसरे लोग हैं, वो कम है। नहीं, उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही है जितनी सीमा पर तैनात हमारे जवान की है। क्या बात। दोनों की जिम्मेदारी। साथ ही हमारी जिम्मेदारी, हमें इसकी भी बात करनी चाहिए। हम तो नागरिक हैं, हम अपने घर में सुरक्षित हैं, लेकिन इस सुरक्षित और चैन की नींद के पीछे पूरा देश लगा हुआ है। हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें किस तरह से देश के प्रति जो है अपना। आप ये देखिए कि आपके चतुर्दिक क्या हो रहा है। कहीं कोई समसामयिक बात है कि कुछ एबनॉर्मल हो तो सूचित करें। आपको वही वाली बात मैं दोबारा कहूं, सेनाओं के रास्ते बीच में आपको पता है 65-71 में भी हमने देखा कि कुछ लोगों ने रास्तों को ब्लॉक किया, नुकसान पहुंचाया। वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारे सेना के जो जवान और अधिकारी मोर्चे पर, उनका परिवार हमारे साथ है। उनकी सुरक्षा, उनकी सहायता, उनकी मदद हमारी जिम्मेदारी है। आप देखते हैं कई शहीद हो जाते हैं, उन शहीदों के परिवारों को पालना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी जो पीछे की जो बैक स्टेज जिसको आप कह बैक एंड की जो गतिविधियां हैं, वो सब हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, बिल्कुल। और उसको हम अच्छे से निभाते हैं। बीच में किसी ने कहा था कि हर व्यक्ति 1 रुपया सुरक्षा फंड में दे। मैं समझता हूं पूरा देश उठ के खड़ा हो जाएगा। बात एक कोई नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल आपके कहने की बात है। बिल्कुल। कोई भी अपनी, मतलब मैं कहता हूं छोटा से छोटा आदमी भी अगर करेगा ना, तो अपनी इच्छा से करेगा। वो देशभक्ति इस समय जरूरी है, क्योंकि अभी जैसा कि रक्षा मंत्री जी ने बताया, प्रधानमंत्री जी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जारी बिल्कुल। जारी मीन्स कि हमारे खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं, हम उनको कैसे भुला सकते हैं या भूलेंगे? बिल्कुल नहीं भूलेंगे जी। और फिर मैं देखो अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, फिर ठोकेंगे।
बिल्कुल, ठोकना भी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर ठोकेंगे, और अब की बार याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आपने बहुत अच्छी बात बताई। देशभक्ति का जज्बा जाग उठा है। हम लोग गुलजार साहब पे और बात सर, हम भारत में नहीं रहते हैं जी। भारत हमारे अंदर अंदर रहता रहता है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया इज इन अस। बिल्कुल तो मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं भारतीय हूं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात एंड आप- एवरीवन शुड। जी जी बिल्कुल। Whosoever is the citizen of India, नहीं, they should आज feel तो proud. बिल्कुल हम सब बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर निश्चिंत भी हैं कि किस तरह से हमारे पूरी देश, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूरा सिस्टम जो है एक साथ होकर इस घड़ी में, इस एक इशू में, इस प्रॉब्लम में साथ में होकर के उस दुश्मन देश को जवाब लगातार दे रहा बिल्कुल है। लगा रहा है। और एक जो है हमारे आनंद वर्धन शुक्ल साहब, रिटायर्ड आईपीएस आईजी रहे हैं, गवर्नर साहब के एडीसी रहे हैं, लेखक भी हैं और कलाकार भी हैं और कवि भी हैं। क्या बात तो है। ऐसे मौके पर जब केक पैट्रियोटिज्म का तैयार हो चुका है, तो उसकी आइसिंग और उस पर चेरी लगाने के लिए क्यों ना आपकी कुछ चंद पंक्तियां देशभक्ति भावना से ओत-प्रोत सुन ली जाए। अचानक से तो कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कुछ श्रृंगार पर, कुछ मानव पर कुछ लिखा है छोटा मोटा। आप प्लीज। तो जो क्षणिकाएं हैं, मेरी एक पुस्तक आने वाली है अभी, मेरी क्षणिकाओं की 101 क्षणिकाओं की। हाँ। उसमें से एक दो मैं आपको जो याद है वो सुना जी। देता हूं। तुमने मेरे मौन को समझ लिया, तुम समझदार हो गए। तुमने मेरे मौन को समझ लिया, तुम समझदार हो गए। आ जाओ मेरे पास बैठो, आ जाओ मेरे पास बैठो। दो शब्द बोल देता हूं। क्यों? क्योंकि तुम नासमझ ज्यादा अच्छे थे। क्या बात है। इतनी समझदारी भी जरूरत नहीं है कि हर चीज को रिएक्ट करें, देखें, समझें। एक श्रृंगार की मेरी बहुत लंबी कविता है, दो पंक्तियां मैं उसकी बूंदी में सुनाई थी आपको। जी जी जी। नव यौवना विवाह के बाद श्रृंगार के रूप में अपने कक्ष में प्रवेश करती है। उसका एक वर्णन है छोटा सा, एक पद सुनाऊंगा। आप इसमें एक एक शब्द को देखना, उसमें झनकार होगा, क्या बात। उसमें एक रिदम होगा, उसमें एक म्यूजिक होगा। झनक झनक नव किस लय झूम उठी, उसने मचल के जो हौले हौले पांव धरे। क्या बात। नव किस लय दृग शंका से भरे हुए, अधर अधर रस कस के भरे हुए। क्या बात। खैर बहुत लंबी कविता है, मैं तो। लेकिन आपने जिस अंदाज से इसको प्रस्तुत किया ना, उसमें मजा आ गया शुक्ला जी। एक दुल्हन, हिंदुस्तानी दुल्हन जी। इंग्लैंड अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, वो कितनी भी मतलब एडवांस हो, लेकिन जब वो अपनी ससुराल में जाती है ना, तो उसके कदम बहुत इंपॉर्टेंट होते जी। हैं। आप देखेंगे सबसे पहला घर में घुसते ही एक लोटे को उसके पांव से गिराया जाता है, चावल को उछाला जाता है। वो घर को भरा पूरा रखने का एक संस्कार संकल्प है। जी जी। हमारे यहाँ देखिए, विवाह जो होता है ना, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जी। वो सामाजिक समझौता नहीं है, वो एक संस्कार है, 16 संस्कारों का एक पार्ट है। इसलिए आप देखेंगे हमारी संस्कृति में तलाक नहीं होता है, क्या बात। क्योंकि वो परंपरा ही नहीं है हमारे यहाँ ऐसी सोचने की। गठबंधन की बात होती है। एग्जैक्टली तो वो संस्कार है। तो उसकी बात मैंने इस कविता में पूरी की है। कभी मौका मिलेगा अलग से आकर के बहुत आपको अच्छे पूरी से आपने कविता इसको ऐसे- बताया। लेकिन- हाँ बोलिए जी शालिनी। सर, आज के परिवेश की अगर हम बात करें तो हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आज जो रिश्ते हैं, ताने बाने थोड़े नाजुक हो गए हैं। आप संस्कृति मंत्रालय से जुड़े रहे हैं, बहुत से नवाचार किए, आपने दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखा है। आज के परिवेश की अगर हम बात करें तो किस तरह से हम बदलाव देख रहे हैं और किस तरह से और सकारात्मक हो सकता है? सामाजिक व्यवस्थाएं धीरे धीरे बदल रही हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो कमी है जो मैंने महसूस की एज ए पुलिस ऑफिसर, जिले में रह के भी कितने ही लोग, पति पत्नी, ससुर सास, ये वो मुकदमे, ये सब आया करते थे, और मैं बहुत बार समझाया करता था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, क्योंकि तोड़ना आसान है। अभी मैं इस गिलास को उठाऊंगा, छोड़ दूंगा, टूट जाएगा। जी। अब आप मुझे कहें कि इस गिलास को जोड़िए, बड़ा मुश्किल काम है सर। इसलिए आपके लिए एक अलग शब्द है, मैं उसको एक अलग रूप में यूज करता हूं। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था, एक चीज होती है रहन सहन, राइट, एटिकेट, मैनर्स, रहन सहन, लेकिन मैं उसका दूसरा अर्थ लेता हूं। उसका मेरी तरफ से अर्थ है, रहना है तो सहना है। क्या बात क्या है। बात। रहन सहन, इतना भी क्या कि छोटी छोटी बात पर, मतलब परिवार टूटते क्यों हैं? जी। क्योंकि हम अंतर्मन से सोचते नहीं कि क्या कर रहे हैं हम। जोर से बोल देना, जरा सी बात पे झगड़े हो जाना। तो आप सही कह रही हैं कि इस तरह का हो रहा है,
मैं ये नहीं कहता कि इसमें पश्चिम की संस्कृति का असर है, क्योंकि असर तो हम खुद लेते हैं, जी। हम दूसरों से नहीं बात करते हैं। आजकल इस मोबाइल की वजह से भी काफी सारी समस्याएं हो उत्पन्न गई हो हैं। रही हैं। हाँ, तो ये चीजें थोड़ा सा एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को टाइम देना। अब मैं अभी थोड़े दिनों पहले कोटा गया था, जी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके 20 साल पहले मैं जाता था उनके यहाँ, तो उनके पापा मेरे से बहुत बातें किया करते थे बैठ के। मैं गया उनके यहाँ, डिनर पे बुलाया था उन्होंने, नाम भी याद है पर कोई फायदा नहीं नाम में। सेठी साहब तो नहीं तो है। नहीं बात करेंगे तो मैंने कोटा उनसे पे। कहा कि पिताजी कहाँ हैं? देखो समाज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। बोले पिताजी अंदर वाले कमरे में। मैंने कहा उनको लाइए, मुझे उनसे बात करनी है। अपने साथ डाइनिंग टेबल पे बिठा के उनके पिताजी के साथ खाना खाया। वो इतने खुश हुए कि मुझे लगा कि आज से पहले वो ज्यादातर अपने कमरे में ही खाना खाया करते थे। क्या हो रहा है समाज को? क्या बात है। और जब मुझे बाद में बताया उन्होंने फोन करके कि 2 घंटे वहां उनके घर रह के मैं जब गया हूं, तो उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि शुक्ला साहब दोबारा कब आएंगे? कब आएंगे? क्या बात है। बिकॉज देयर इज बहुत समवन हु इज टॉकिंग। अरे यार, अपने पिता माता से बात करो, बैठो, पत्नी से बात करो, बच्चों से बात करो, परिवार के साथ जुड़ो। जी हाँ, नहीं तो ये जो आप समस्या बता रही हैं इसीलिए तो उत्पन्न होती है जी जी कि हम खाना खाते समय, ब्रेकफास्ट करते समय, काम करते समय, मैं अपनी भी बता रहा हूं, मोबाइल हाथ में रहता है। हाँ। तो छोड़ देना उसको थोड़ी देर। क्या बात। अब कितने सालों पहले आइंस्टीन ने कहा था कि मशीन हम पे कब्जा कर लेगी। आइंस्टीन बहुत पहले कह गए कह थे। चुके थे। और अब तो ऐसा हो रहा है कि रोबोट इस तरह के काम कर रहा है कि जिन्होंने खोज किया है वो भी कह रहे हैं कि यार मानवता कहाँ जा रही है। बिल्कुल। आपने जो बात कही उसमें मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। एक बेटे ने अपने पिताजी को घड़ी भेंट करी, सुंदर सी गोल्डन उसमें। तो पिताजी ने घड़ी को बहुत प्यार से लिया और कहा कि बेटा कभी समय भी दे दो। क्या बात है। तो बहुत खूबसूरत, इस बहुत प्रकार से जो है हमारे घड़ी से ज्यादा समय की बात बोली। और आपने Exactly. कोटा का जिक्र किया सर। जी जी, कोटा से बहुत अच्छी अच्छी यादें। गुलजार साहब की बात चल रही थी, जैसलमेर से गुलजार साहब आ गए कोटा। कोटा आ गए। क्योंकि बेन सिंह का मर्डर हो गया, नए वेन्यूज ढूंढ रहे थे और जी। माचिस की शूटिंग थी और वहां उन्हें गुलजार साहब अरे को हमने मिले। ही सजेस्ट किया था। गुलजार साहब को मिले आनंद वर्धन शुक्ल जी, और आनंद वर्धन शुक्ल जी ने गुलजार साहब को हड़ौती जो है, हड़ौती रीजन घुमाए, गांव घुमाए मैंने। गांव घुमाए और वेन्यूज देखकर माचिस की शूटिंग कराई। तो कैसी अनुभूति रही गुलजार साहब को? आपने किस प्रकार से बूंदी पर अल्फा नगर की मेरे को एक्चुअली सेठी साहब के मकान में रुकवा कर 3 साल से ज्यादा हो चुके थे। कोटा ग्रामीण का क्षेत्र था मेरा, तो गांव तो मैं ज्यादा देखता ही था। बिल्कुल हमारे बॉर्डर पे बूंदी और कोटा के बीच में, बाद में देखो मैं बूंदी एसपी भी रहा जी। तो कई सारे गांव ऐसे थे जो पूरे पंजाब के, जो पोंग डैम के और वहां के जो विस्थापित थे, उन लोगों को बसाया गया था। हाँ। तो आप देखोगे कोटा में चावल होता है, गन्ना होता है, ये सब पंजाब की देन है। जी। नहरी क्षेत्र आ गया, चंबल की नहरें लेफ्ट एंड राइट कमांड दोनों एरिया चल जो, रही जी। हैं। तो ऐसे ही बात चली, तो कुछ गांव मैंने उनको दिखाए, पसंद नहीं आए। फिर मुझे याद है उषा शर्मा जी कलेक्टर होती जी। थी बूंदी में। अभी कल ही मेरी उनसे बात हुई किसी संदर्भ में। तो मैंने उनसे पूछा कि 1994 की बात होगी। 94 की बात है। तो मैंने कहा मैम कुछ गांव गुलजार साहब, क्या गुलजार साहब को दिखाने? मैंने कहा, बोले आप यहाँ आ जाओ। तो बूंदी गया, फिर आपसे वहाँ मुलाकात हुई सर्किट हाउस के बाहर। जी। तो मैडम ने कुछ जगह सजेस्ट की, एक जगह मैडम भी साथ में गई। और अल्टीमेटली एक गांव है तालेड़ा से 3-4 किलोमीटर होगा, अल्फा नगर। बिल्कुल। तो वो एकदम पसंद आ गया, क्योंकि वहाँ वैसी ही खड़ंजे की सड़कें जो पंजाब में होती हैं, वही धान के लहलाते खेत, वैसी ही नहरें चल रही थीं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मेरी लोकेशन मुझे मिल गई। और आप देखिए, मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन 20-25 दिन वहीं पर रह करके माचिस फिल्म बनाई गई। जो पंजाब का बैकड्रॉप था वो हमने वहाँ बूंदी में अल्फा नगर में क्रिएट किया। और जैसा कि आपको पता है कि फिल्म की शुरुआत मेरे से ही होती है, क्योंकि आपने उसमें पुलिस अधिकारी का रोल निभाया। हाँ, पुलिस अधिकारी का रोल। वो एक्चुअल में शूटिंग पूरी हो गई थी, फिर गुलजार साहब ने मुझे कहा कि आनंद फिल्म की बिगनिंग मुझे अभी शूट करनी है। मैंने कहा कर लीजिए। बोले नहीं, वो आपके ऊपर करनी है। क्या बात। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं? बोले बिल्कुल आपके ऊपर ही करनी है। और वो जेल का सीन था, वो सारा, उसमें भी रीटेक। अच्छा, फिर गुलजार साहब का होता है कि उनके डायलॉग भी थोड़े स्पेशलाइज होते हैं जी। तो उस समय क्या हुआ कि मेरा यूएन में सिलेक्शन हो गया था फिल्म की शूटिंग के बाद। पीस कीपिंग फोर्स में मैं क्रोएशिया चला गया था। तो अब गुलजार साहब का फोन आया कि डबिंग करनी है, बॉम्बे आ जाओ। मैंने कहा मैं तो यूरोप में बैठा हूँ। अच्छा। तो बोले अच्छा किसी और से कराते हैं। तो सजेस्ट किए। तो अल्टीमेटली एक्टिंग मेरी है और आवाज नसीरुद्दीन शाह की है उसमें।
और मुझे एक डायलॉग उसका मैं बोल दूं सुनाइए जो सर, मुझे ये तो सौभाग्य की गुलजार बात। साहब का लिखा हुआ है। हाँ। और गुलजार साहब परफेक्ट आदमी है, मतलब कहीं कोई 2 नंबर वो देखते ही नहीं, उनको 1 नंबर चाहिए। तो उसमें गाड़ी चल रही होती, कंवलजीत मेरे अंडर में ऑफिसर होता है, उसमें उसकी कस्टडी में कोई सुसाइड कर लेता, राज जुत्सी, हाँ, हाँ। आई रिमेंबर द नेम। हाँ, हाँ। तो क्यों हुआ सुसाइड, कैसे हुआ, वो जांच मुझे करनी है। तो मैं पूछ रहा हूं, काफी सारे डायलॉग है, एक डायलॉग उसमें मुझे अब तक याद है, हमेशा याद रहेगा। वो मानवाधिकार का डायलॉग है, मैं अगर कहूं तो ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्ट करने वाला डायलॉग है। वो इस तरह से है कि जिस्म का दर्द एक हद से गुजर जाए तो मौत का खौफ चला जाता है। जी। किसी भी मुजरिम को वो हद मत पार करने दो कि वो मौत को जिंदगी से बेहतर समझने लगे। क्या बात, क्या क्या बात है। दिस इज समथिंग यूनिक। हाँ। और बिल्कुल। इस फिल्म को उस साल जब ये रिलीज हुई, ह्यूमन राइट कमीशन ने उसको रिकॉग्नाइज किया, एंड दिस वाज वन ऑफ द हिट फिल्म ऑफ द, एंड यू रिमेंबर माय फ्रेंड भारत भूषण भट्ट वाज देयर, हाँ, हाँ। एंड सुनील सिन्हा, हाँ, हाँ। जो मेरे साथ पढ़ते थे, ही वाज देयर। सुनील सिन्हा तो उस गाने में भी थे, चप्पा चप्पा चरखा चरखा चले। चले। जी जी जी। तो इट वाज बहुत समथिंग ही- ग्रेट। हाँ, अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, आप जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स के असाइनमेंट में गए, जी। तो वहां पे और देशों के पुलिस अधिकारी थे, अलग तरह का माहौल, 40 देशों के 40 देशों के, तो वहां पे कैसी आपकी अनुभूति रही? वेल, वॉरिंग कंट्री में हम गए थे। सबसे बड़ी बात तो ये बताऊं, बोस्निया में उस समय वॉर चल रही थी, जी। खत्म नहीं हुई थी। ऑल्दो डाइटन एग्रीमेंट वाज साइंड इन 95, हम लोग 96 के जनवरी फरवरी में पहुंचे थे। तो युद्ध का माहौल था, हमें वहां पे डेड बॉडीज मिलती थी, देखते थे, काम करते थे। पुलिस पूरी खत्म हो चुकी थी, वार में मर गए थे सब लोग। ऐसे में हमारा जो मेन पर्पस था वो था वहां की पुलिस को एस्टैब्लिश करना, जी। पुलिस स्टेशन बनाना, रिक्रूटमेंट में बहुत सारे काम थे। और उसमें 40 देशों के पुलिस ऑफिसर्स थे। 50% तो ऐसे थे जो कट टू कट काम करते थे, उनको 6 घंटे आवर्स करना 6 आवर्स, 8 आवर्स करना 8 आवर्स। और मैं आपको बता रहा हूं, बिना किसी प्रेजुडिस के बता रहा हूं, व्हेन आई टॉक ऑफ भारतीय मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बिलीव मी शालू जी, चंदन जी, इंडियन पुलिस जैसा वर्ल्ड में कोई नहीं है। क्या बिल्कुल, बात है सर। क्या मैंने सलाम सर, कनाडा हमारी तरफ से। मैंने कनाडा में कम्युनिटी पुलिसिंग की ट्रेनिंग ली 2002 में, बहुत बाद की बात है। बाकायदे थाने में रह के काम करके सीखा मैंने। उनके पास जो फैसिलिटीज है ना, वो अगर हमारी पुलिस के पास हो तो हम दुनिया बदल के चार रख- चांद लग जाए बिल्कुल। यूं। फ्रांस में मैंने देखा था, पेरिस में एक बार नाइजीरियन स्टूडेंट से झगड़ा हो गया था पुलिस वालों को, मैंने अपनी आंखों से देखा है। करीब 100 के करीब पुलिस वाले दौड़ते हुए पीछे आ रहे थे और इधर से 100 पुलिस वाले दौड़ते हुए आगे जा रहे थे। मैंने पुलिस वाले पूछे क्या हो रहा है, मेरा परिचित था एक पुलिस ऑफिसर, उसने कहा उनको 6 घंटे हो गए ड्यूटी, हम विड्रॉ करके चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। और मैंने देखा हमारे यहाँ जब इस तरह के प्रॉब्लम होती हैं, आप अनूपगढ़ घरसाना का किसान आंदोलन ले लो, कम्युनल टेंशन ले लो, स्टूडेंट्स का ले लो, हमारे पुलिस वाले 24-24, 48-48, 76-72 घंटे एक जगह ड्यूटी देते रहते हैं। उनको खाने का पता नहीं, रेस्ट का पता नहीं, चेंज का पता नहीं। हमने देखा है, मैं खुद जब 92 का प्रॉब्लम था, कोटा में मेरी पोस्टिंग थी, आप बूंदी में थे, आपको याद जी, है जी। सर। कोटा में रह के भी 4 दिन 5 दिन में घर नहीं गया था, क्या बात है। बिकॉज ड्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट। समर्पण बिल्कुल। अपार। और हमने ये जी। चीज कोविड में भी ऐसी देखी चीज थी सर। दुनिया में, जी। मैं आपको दुनिया में कह रहा हूं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक ही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में आपको ऐसी पुलिस नहीं मिलेगी। एक बार बोस्निया की एक छोटी सी बात बताऊं आपको मैं, कुछ लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिया था। रोड ब्लॉक अपने एक्सीडेंट में भी हो जाता है। हाँ। तो बड़ी रिपोर्ट आई पीछे से, तो पुलिस तो थी नहीं, हम ही लोग थे। तो हमने कहा चलो अपन चल के बात करते हैं। तो एक अमेरिकन पुलिस ऑफिसर था हमारे पास, वो कंट्रोल रूम को मैसेज दे रहा, मैं सुन रहा हूं, आई वाज स्टेशन कमांडर, द प्लेस इज ग्राचा नीचा। उसने स्वीडिश आर्मी को मैसेज किया कि मुझे 2 हेलीकॉप्टर चाहिए जो ऊपर से प्रेशर देंगे, 4 मेरे को वाटर कैनन चाहिए, 2 मेरे को टीयर गैस चाहिए, इतना मुझे फोर्स चाहिए, तो 120 लोगों को रोड से हटाऊंगा। हमारे यहाँ तो यार रामलाल हेड कांस्टेबल जाके 120 लोगों को रोड से हटा देता। क्या बात है। क्या बात तो है। मैंने कहा, तो एक चरणजीत सिंह, मुझे नाम याद है, ही वाज डिप्टी कमांडेंट ऑफ सीआरपीएफ, वो मेरे साथ थे। उन्होंने कहा शुक्ला साहब चलो अपन हटा के आते हैं, और हम दोनों गए। नेचुरली उनको पता है कि हमारे पास हथियार नहीं है, हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। इंटरप्रेटर ऑफ कोर्स हमारे साथ थी, हमने जाके वहां बात की। उन्होंने कहा 3 दिन से हमारे यहाँ राशन नहीं आ रहा, यूएनएचसीआर हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज की तरफ से राशन। अरे यार
स्नोफॉल हो गया था, रास्ते बंद हो गए थे, तो इसलिए गाड़ी नहीं आई। ठीक। हमने कंट्रोल रूम पे बात की, तुजला वाज कंट्रोल रूम, तो उन्होंने कहा सर गाड़ियां रास्ते में पहुंच रही हैं, मे बी शाम तक पहुंच जाएंगी। हमने वायरलेस में उनको लोकल लैंग्वेज में सिखा दिया, समझा दिया। 150-200 आदमी थे, उन्होंने हमें कॉफी पिलाई, दूध पिलाया, चाय पिलाया, बिठाया, हमारा स्वागत किया, और जब हम कहने लगे कि गाड़ी पहुंच रही तो ताली बजाई और हम आ गए, रोड खुल गया। क्या बात है। उस अमेरिकन ने कहा ऐसे भी काम करती है पुलिस? क्या बात है सर। मैंने कहा हमारे यहाँ ऐसे ही काम करती है। अभी आपने कम्युनिटी पुलिसिंग की बात की और हम जी। देख रहे हैं कि किस तरह से कोविड में पुलिस ने एकदम सब कुछ छोड़कर आम लोगों के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर भी आगे आए और लोगों को की बचाया, जानों को बिल्कुल। रक्षा की, बहुत कुछ ऐसा किया। आप ये बताइए कि किस तरह से आप एक पुलिस अफसर रहे हैं, आप एक पद पर रहे हैं, किस तरह से पुलिस जो है आम जनता के साथ अपना संपर्क साध रही है, कम्युनिकेशन की जो आपने बात की, और किस तरह से इससे जो समाज है उसका ताना बाना और मजबूत हो रहा है पुलिस व्यवस्था में और विश्वास सुदृढ़ हो रहा है। कोविड के समय भी पुलिस ने एक्चुअल में जो समाज में, सोसाइटी में, गलियों में, सड़कों में किया, हैट्स ऑफ टू देम। जी बिल्कुल अभी आपने कुंभ देखा जो पुलिस ने किया, हैट्स ऑफ टू देम। बिल्कुल। हम दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, हम ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, इतना अच्छा करके भी आप बुरे क्यों बन जाते हैं, क्या वजह है इसकी? हाँ। तो मैं अभी पूरे इंडिया में, दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर यू, जी, बिल्कुल। पूरे इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में जाके पुलिस वालों को यह ट्रेनिंग दे रहा हूं कि व्हाट इज सॉफ्ट स्किल। जी। स्किल दो तरह की होती है, सॉफ्ट एंड हार्ड, या स्पेशलाइज जो होती है। तो टेक्निकल ट्रेनिंग में तो हम मास्टर हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना, बयान कैसे लेने, कोर्ट में क्या करना है, लॉ एंड ऑर्डर में क्या करना है, लेकिन बात कैसे करनी है, इमोशनल training- इंटेलिजेंस में पीछे हैं। जी हाँ। तो मैं अभी तेलंगाना स्टेट पूरा कर चुका हूँ, राजस्थान स्टेट करीब करीब पूरा कर चुका हूँ, यूपी के कुछ जिलों में किया है। कुंभ के जस्ट पहले इलाहाबाद, प्रयागराज में जाकर के पुलिस वालों को मैंने बिहेवियर की ट्रेनिंग दी थी 2 दिन वहां रह के, और मुझे खुशी है कि बिहेवियर का एक भी कंप्लेंट पूरे कुंभ में नहीं आया। आई वॉज देयर टू ट्रेन देम हाउ टू स्पीक टू द पीपल। बहुत अब होता क्या है कि मैं आपको छोटा एग्जांपल बताऊं, आप किसी के घर जाए, मान लीजिए आपके घर जाता हूं, आपका ग्रैंडसन है, छोटा बच्चा है, 4 साल का है, हाँ। और उससे मैं कैसे बात करता हूं, बताता तल्ला है, पीते तो था, ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आपके दादाजी से मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। तो यार मुलजिम जो आ रहा है और जो कंप्लेनेंट आ रहा है, उनसे बिहेवियर में चेंज तो रखो। जी जी। अब कनाडा में मैंने क्या सीखा कम्युनिटी पुलिसिंग, बहुत बड़ी बात बताता हूं। मैं एक डेकॉय बन के गया, मेरे को कीथ फोर्ड थे डायरेक्टर कम्युनिटी पुलिसिंग, उन्होंने कहा एक थाने में जाके आप बिहेव चेक करो कैसा होता है। आई रिमेंबर 42 डिवीजन टोरंटो। तो मैं वहां गया तो एक लड़की रिसेप्शन पे बैठी थी, उसने मुझे कहा, हाय जेंटलमैन, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आई सेड आई हैव टू लॉज एन कंप्लेंट, Yes. देयर इज सम प्रॉब्लम विद मी। हाँ। ओह, सामने एक लॉन्च टाइप छोटा सा बना हुआ था, हैव अ सीट, समवन विल कम एंड अटेंड यू। मैं जाके बैठ गया, वो माइक से बोल रही है, हैव सम कॉफी और टी, देयर इज अ मशीन देयर। कॉफी ले ली, एक बंदे ने आया, मेरे से बात किया, अपने रूम में ले गया, और मैंने उसको बताया इस तरह से, दैट वाज नॉट ट्रू, कि इस तरह से मेरा ब्रीफ केस चोरी हो गया। तो वो बंदा क्या कहता है, ओह कांग्रेचुलेशंस, यू गॉट द ब्रीफ केस। आई सेड व्हाट? बोले देयर आर 20 कैमरास देयर वेयर यू आर टॉकिंग, आई विल जस्ट सी इट, हु इज टेकन योर बैग, या सी द फन। सो अगर आप पब्लिक को ये कहें कि आप चिंता मत करो, सही जगह आ गए हो, हम ये भी नहीं बोल पाते। हाँ। गांव से एक आदमी साइकिल से आ रहा है, उसको एक गिलास पानी नहीं पिलाते। तो बात ये चेंज आ रहा है अभी। मानवीय जो फैक्टर्स है उसका ये मिसिंग दिस है। इज कम्युनिटी पुलिसिंग। जी आपके पास जब कुछ करने को नहीं होना, तो सोसाइटी में इन यूनिफॉर्म स्कूल में चले जाओ, बच्चों के साथ खेलो, बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दिलाओ, पुलिस इज फॉर यू, कि अपने लोग हैं ये लोग। यस जी। होता है वहां पे। मैंने देखा इंग्लैंड में, मेरे बच्चे वहां रहते हैं, स्कूल की क्लास को पूरी को थाने में ले जाते हैं वो लोग, जी। थाना दिखाते हैं, मिलाते हैं, करते हैं। सो बच्चों के दिमाग में दे आर गुड पीपल, पूर्वाग्रह नहीं रहता किसी पे। यस जी। इवन ए स्मॉल चाइल्ड रिंग्स क्या बात in America 911 in London and all the places they feel। तो हम पुलिस को ऐसा बनाएं, सहज बनाएं। जी सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग अब देने लगे हैं लोग, बिहेव कैसे करना है। सही बात। अच्छा शुक्ला जी, एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है आपसे बातचीत करके जी कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं और एज अ पुलिस ऑफिसर आपके सामने अगर इस प्रकार के मुजरिम आते हैं जो सच्चाई को छुपा रहे हैं और एक्टिंग करके आपको गुमराह कर रहे हैं, तो उनको पकड़ने में आपको कितनी मदद मिली आपकी एक्टिंग कैलिबर ने, स्किल? अब यार चंदन जी 38 साल की पुलिस की नौकरी में इतना तो है कि आंखों में देख के हम बता देते हैं। एक बार का मुझे याद है, उदयपुर में हिरन मगरी में कुछ सीरियस क्राइम हो गया था, थाना है हिरन मगरी।
तो मेरे एसएचओ ने कहा सर 3 दिन से प्रयास कर रहा हूँ और कुछ नहीं बैठ रहा है, 8-10 लोगों को उठा के लाया हूँ। मैंने कहा था चलो मैं आता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई पूछताछ भी नहीं की, उनको लाइन में खड़ा कर दिया। एक बार इधर से मैं इधर गया, एक बार मैं इधर से गया, तो एक लड़के को पकड़ के निकाला, मैंने कहा बात कर इससे, ही इज द एक्यूज्ड। जी, क्या सो बात यू नो द साइकोलॉजी। अगर बहुत हार्डन क्रिमिनल होगा तो आप नहीं इस पे कर पाओगे, देन इट इज डिफिकल्ट। लेकिन अगर नौसिखिया होगा, एमेच्योर होगा, इमीडिएट पकड़ में आएगा। तो इतनी साइकोलॉजी तो पुलिस में रह के पता चल जाती है। और दूसरा, जहां तक आप एक्टिंग की बात कर रहे हो, मेरे दोस्त, घर में आप बच्चे से बात करते हो, एक्टिंग करते हो जी, बीबी से बात करते हो, बहन से, मम्मी से, एक्टिंग करते हो, क्योंकि सब जगह एक जैसा नहीं हो सकता। जब आपसे कोई मिलने आ रहा है, मुझे याद है बहुत पहले की बात है, 2008 की बात है, यस, आई वॉज इन बूंदी। तो अडानी जी वहां आए हुए थे, यही गौतम अडानी जी जिनकी आप बात कर रहे हैं। इट वाज लाइक ए नॉर्मल टॉकिंग, सो लाइक दैट। अब आपको किससे कैसे बात करनी है, यू हैव टू मेंटेन बिल्कुल बिल्कुल डेकोरम में। अब मैं मेरे को डीजी से जाके मिल रहा है, तो नेचुरली मुझे अपना डेकोरम, मुझे अपने कपड़े भी देखने पड़ेंगे कि मैंने क्या पहन रखे हैं। आर्मी के किसी सीनियर ऑफिसर से मिलना है, मुझे देखना पड़ेगा। सो इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, एंड इफ यू कांट डिफरेंशिएट। और यार देखो, इंडिया की तो कल्चर ही अलग है, इंडिया की कल्चर का तो मुकाबला नहीं। हम सबसे पहले तो बिहेव, अब क्यों कहते हैं हम बच्चे से सुबह उठ के पांव छू माँ बाप के, जी, संस्कार है। वो संस्कार उसके जीवन भर, बड़ा होके भी वो कहेगा नहीं पापा से पूछ लेता हूं। जी, सो वो कल्चर हमने सिखाई है। जी जी जी, तो भारतीय जो संस्कृति है, जो हमारा बैकग्राउंड है, वो इतना महान है कि हमारे यहाँ राम आदर्श है। क्या जी। बात है। तो हम, अच्छा, आपने कम्युनिटी एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, जी हाँ, उस पर भी बहुत काम किया, मैंने भी अटेंड किया थे आपके जी, 1-2 सेमिनार्स। तो किस प्रकार से आप जो है ट्रैफिक कंजेशन, एक्सीडेंट्स, लोगों की मानसिकता, वही safety पुलिस है। के प्रति जी, कैसे उनके अंदर जो है मानसिक बदलाव आए, और किस प्रकार से एटीट्यूडनल चेंज आए, इमोशनल इंटेलिजेंस का काम में लेके, तो इस प्रकार की जो आपने एक्टिविटी करी है, तो उसके बारे में बताएं कि वो कैसे आप उसको करते हैं और किस प्रकार से उसका लाभ मिला। हमने अपने साथियों के साथ, मैं जब सेवानिवृत्त हुआ उसके पहले ही मैंने एक संस्था बना ली थी, क्योंकि आपको पता है भारत में रोड एक्सीडेंट बहुत बड़ी बात है। एक साल में लगभग, अभी की लेटेस्ट जो सूचना है, 1,60,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। कभी अखबारों की हेडलाइन बनती है, बस खड्ड में गिरी 24 मरे, छोटा सा कॉलम, एक छोटी सी स्टैबिंग हो जाए, झगड़ा हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, बहुत बड़ा कॉलम। एक्सीडेंट में मरना नहीं है क्या? आप सोचो, जो आदमी एक ठेली लगा रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, वो एक्सीडेंट में मारा गया, उसके परिवार का क्या होगा? तो कम्युनिटी एक्शन फॉर रोड सेफ्टी में सबसे पहले हमने ये टेकअप किया कि लोगों को संवेदनशील किया जाए, जी, सेंसिटिव किया जाए। हमने यहां तक किया कि शाहपुरा के पास, आप विश्वास करेंगे मैम, 100 ट्रक वालों को रोका, उनको हमने किट दिए, उनको हमने एक फिल्म दिखाई, उनको खाना खिलाया, ताकि उनको लगे कि यार सारी मतलब हिंदुस्तान की इकोनॉमी आप पे चल रही है, फिर भी आप गाली खाते हो, क्यों? जी जी, वाई यू आर नॉट सेंसिटिव अबाउट द रोड रूल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स एंड ऑल दैट। शहर में भी जगह जगह जो आदमी सिग्नल को पालन कर रहा था, आपको ध्यान होगा, हमने सबको एक गुलाब का फूल दिया। क्या बात। हमने एक बार सारे जो ट्रैफिक के पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं बेचारे दोपहर में, उनको सबको बढ़िया सी पानी की बोतल, टॉवल, ये सब हमने दिया। हम उनकी संवेदनशीलता को जगाना चाहते हैं जी, लोगों को बताना चाहते हैं कि रेड लाइट में अकेले खड़े हो तो भी रुको। क्या बात। वो कल्चर डालना चाहते हैं हम। जी। अदरवाइज क्या, कोई नहीं देख रहा, अरे बाबू ऊपर वाला देख रहा है। या पुलिस आया तो आपने हेलमेट तो लटका रखा है, पुलिस वाले को देख के लगा लिया, पुलिस वाले को देख के सीट बेल्ट। क्यों करते हो ऐसा भाई? तो इसके हम सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप रेगुलर करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले भी हमने किया था यूनिवर्सिटीज में। आपको आश्चर्य होगा जानकर, मैंने आर्मी वालों के लिए कश्मीर में जाके, ऊधमपुर में नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग दी ड्राइवर्स को, क्योंकि कश्मीर में एक एक्सीडेंट मींस लॉ एंड ऑर्डर की तगड़ी इशू हो जाती थी, तगड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। उनको संवेदनशील किया।
उदयपुर में आर्मी के लिए, जयपुर में आर्मी के लिए, और अभी भी मौका मिलता है तो मैं जाके उनको ट्रेन करता हूँ। अदरवाइज दूसरे सब्जेक्ट में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है या लीडरशिप है, मोटिवेशन है, मैंने नेवी के ऑफिसर्स को ट्रेन किया, आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेन किया, रेगुलर चल रहा है। और अभी कॉर्पोरेट में भी कर रहा हूँ, उनको भी मैं रोड सेफ्टी सर, आप इतना कुछ कर रहे हैं, आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, फिर भी आपके अंदर देश के प्रति जो भाव है, जो समर्पण है, जो आप योगदान दे रहे हैं, लगातार उसमें आप कुछ ना कुछ नवाचार ला रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं। अगर हम बात करें देश के युवाओं की, तो आज वो इतने फोकस्ड हैं या इतने कंफ्यूज्ड हैं, वो किस तरह से अपने आयाम को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से वो मुकाम पे पहुंचे। हाँ, मुकाम के साथ में एक अफसर बनना अलग बात होती है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अभी आपने बिहेवियरल ट्रेनिंग की बात की, तो युवा वर्ग जो हमें देख रहे हैं उनसे हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि आज जो हमारे खास मेहमान हैं वो सिर्फ एक सेवानिवृत्त अफसर ही नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी है जो लगातार अपने प्रयासों से इस समाज को, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। तो हम भी आपसे सीख सकते हैं। तो जो भी लोग यहाँ हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? मुझे याद है बहुत साल पहले मैं सिंधिया पब्लिक स्कूल ग्वालियर गया था जी। तो बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो एक प्लेटफॉर्म था, मैं बैठ गया, एक बच्चा मेरे पास बैठा था। आई रिमेंबर दैट, हो सकता है 15-20 साल पहले की बात हो। तो मैंने उससे पूछा कहाँ के हो, क्या है, अपना नाम बताया, एंड ही वाज टॉकिंग वेरी नाइस। एंड यू नो माय क्वेश्चन, ही वाज आई थिंक क्लास 8th और 9th, आई डोंट रिमेंबर, क्या बनना चाहते हो? अब आप सोचो, वो छोटा सा बच्चा हमसे ज्यादा जानता है। उसने मेरे से कहा, अंकल आई वांट टू बिकम अ गुड इंडियन। वाह। आई सेड व्हाट? आई मीन कोई का डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट नहीं, बाकी तो सब अपने आप मिल जाएगा, मेरे को एक बार एक अच्छा इंडियन बनना है। देखिए ना अंकल, लोग यहाँ कानून को पालना नहीं करते हैं, कचरा फेंकते हैं, गंदगी फैलाते हैं, कानून नहीं मानते। तो मैं तो एक ऐसा आदमी बनूंगा जो अच्छा इंडियन हो। क्या बात। तो सबसे पहले मेरे युवा को मैं कहना चाहूंगा कि अपनी भारतीयता को मत छोड़ो, वो जड़ कभी है। मत छोड़ो। जी, बिल्कुल। याद रखो हमारा बैकग्राउंड क्या था। अरे जब दुनिया के लोग पत्थरों से लड़ा करते थे तब तक हमारे यहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो चुके थे। जी जी। भारत सोने की चिड़िया था, ये मजाक की बात नहीं है, वास्तव में। अरे यार, जब भारत आजाद हुआ तब हमारा जो रुपए की कीमत थी $1 के बराबर 1 रुपया होता था। जी जी बिल्कुल। तो हम कहाँ थे और कहाँ आ गए? ठीक है, लूटा हमको लोगों ने। अब आप देख रहे हो इंग्लैंड वाले भी रिग्रेट करते हैं कि नहीं, ये वहां से आया है, वापस दे दो। सरकार भी जाके करती है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर भारतीयता जगाओ, वी आर इंडियन। दूसरा, जो हमारे संस्कार है ना, उनको भूलो मत, उनकी पालना करो। ऑलवेज बी ए प्राउड इंडियन एंड प्राउड सन और डॉटर। क्या बात, बहुत अच्छा बेटा बनो। अच्छा देखो, पिता के पैसे पर गर्व करना इज नॉट गुड। आपका पिता आपके पैसे पर, आपकी पोस्ट पर, आपकी पोजीशन पर गर्व करे, ये बड़ी बात है। बहुत खूबसूरत। पिता ये कहे कि मेरा बेटा ये है, मेरी बेटी ये है, तब समझो कि आप अच्छे इंसान हो। समझ गए ना? और ये कहना मैं ये हूं भूल जाओ। उसकी याद करो जिस रिक्शे चलाने वाले का बेटा IAS में सेलेक्ट हो गया, घर घर में काम करने वाली एक औरत ने अपनी बेटी को सिविल सर्वेंट बना दिया। यार यही तो लगन, कमिटमेंट चाहिए आप में। तो जो सोच लो, क्या ऐसा बात, करो, क्या बात, अच्छा करो जी। और दूसरा, जो मैंने शुरू में आपसे कहा था, छोटी छोटी बातों को तूल मत दो, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत पहले कहा था, वैर का मतलब होता है दुश्मनी, क्रोध का अचार या मुरब्बा है। क्रोध आया, निकाल दो, छुट्टी करो, खत्म करो, उसको संजो मत। वो जो अचार तैयार होगा वो दुश्मनी हो जाएगी। क्या बात करो। हमारी ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है पता है? हम बात नहीं करते। मैं उससे नहीं बोलूंगा, तो वो चीज बढ़ती चली जाती है। समाज में हमेशा ये याद रखो, गो एंड टॉक। आपके रिश्तेदारों से, आपकी बहनों के, आपके भाइयों से, किसी से भी प्रॉब्लम हो, बात करो, सॉल्व हो जाएगी। नहीं बात करोगे, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। तो मैं ये पीढ़ी को कहना चाहता हूं, बिल्कुल। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है कि आज हमारे पास जो यंत्र है, जो मोबाइल है, हम उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आ गए, हम फेसबुक जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं अपनी मनोभाव को एक्सप्रेस करने के लिए।
अगर हमारे मन में कुछ चल रहा होता है तो हम शायद उससे को कुछ 2 लाइनों में लिख देते हैं, लेकिन हम उस व्यक्ति के पास नहीं जाकर जाते हैं। अपने माता पिता के पास जाकर के बात नहीं करते कि हमें ये समस्या है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इस वजह से आप भी इस बात से अग्री करेंगे कि हम देख रहे हैं यंग जो बच्चे हैं, इतने कोटा में हम देखते हैं कितने सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, Correct. कितना स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। यहीं पे अगर इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत हो जाए, यदि बच्चा कह दे चंदन जी आपके जी, अनुसार जी, कि मैं नहीं पढ़ पा रहा या मेरा मन नहीं लग रहा, उनको ट्रैक पेरेंट्स करें, को उनको मानना देखें। चाहिए उसकी बात को, व्हाई नॉट। हाँ कि मैं इंजीनियर नहीं बन अब सकता। होता क्या है कि जी। माँ बाप ये सोचते हैं मैं जो नहीं कर पाया वो बेटे से करा लूं। अरे यार व्हाट इज दिस। अगर वो बच्चा ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी में डालो ना, जरूरी इंजीनियर बनाना उसको। हाँ, हाँ। सो ये भी एक बड़ी इशू अच्छा, है। आपने बहुत अच्छी बात बताई। आनंद वर्धन शुक्ल के लिए सृजन, क्रिएटिविटी, क्योंकि आप एक्टिंग में भी हैं, आप लेखन में भी हैं, जी। कविता में भी आप बहुत आपने महारत हासिल की हुई है। तो ये जो सारे कला के क्षेत्र हैं, जो सांस्कृतिक विरासत से ओतप्रोत क्षेत्र हैं, इनमें सृजन कितना महत्वपूर्ण है और आप अपने सृजन को बनाए रखने के लिए उम्र के साथ कहाँ से प्रेरणा लेते हैं? कहाँ से प्रेरणा लेते हैं और कैसे कैसे प्रयास करते हैं? मेरा जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसके ये चंदन जी गवाह हैं। जब मैं बूंदी में एसपी था, सब अच्छा चल रहा था, सारी चीजें, उस समय मेरा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार में चयन हुआ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। अब मुझे होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, इवन सीएम तक हो गया कि नहीं, यू विल नॉट गो टू कल्चरल, यू आर ए पुलिस ऑफिसर। मैंने जाके पर्सनली बात की, सीएम साहब से भी मिला और कन्विंस करके बड़ी मुश्किल से मैं गया। ये जो एनसी गोयल साहब यहाँ पर हैं, जो अभी डायरेक्टर हैं आरआईसी के, हाँ। ये संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव होते थे। इनको मैंने जाके कहा, ये मेरे साथ पहले, मैं इनके साथ रह चुका हूँ, ही वॉज माई कलेक्टर इन जैसलमेर, तो बहुत अच्छी बाइंडिंग। वहाँ पर जाके मैंने देखा कि होता क्या है। जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, ये भारत की लोक संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए और प्रमोट करने के लिए बने, नॉट फॉर क्लासिकल, नॉट फॉर अदर थिंग्स। तो मैंने उसमें नई चीज करने की कोशिश की। एक हमारा नॉर्थ ईस्ट का प्रोग्राम होता था, ऑक्टेव, 8 राज्यों को बुला के, प्रकृति होता था जिसमें पूरे इंडिया के ट्राइबल आर्टिस्ट को हम इकट्ठा करते क्या थे। बात। उस समय गोयल साहब ने मुझे एक बात कही कि कश्मीर में तुम काम करोगे। तो मैंने कहा कि सर, नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर चंडीगढ़ के अंडर में कश्मीर आता है। तो गोयल साहब ने कहा क्या मुझे नहीं मालूम कि आता है, यू गो एंड मीट द होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। मैं गया तो होम सेक्रेटरी साहब ने मुझे ये बताया कि भाई, यू आर ए पुलिस ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अदर्स आर नॉट विलिंग टू वर्क इन कश्मीर, सो व्हाई डोंट यू गो। आप विश्वास करेंगे, कश्मीर में 3-4 महीने मैंने रह करके गांव गांव में जाके लोगों से मिलके उनकी बच्चियों को, उनके बच्चों को मैं बाहर निकाल के लाया और मिशन कश्मीर किया। इतना ही नहीं, मैंने कुवैत में जाकर फेस्टिवल ऑफ इंडिया किया, क्या बात है। मिरातल हिंद उन्होंने नाम दिया, द मिरर ऑफ इंडिया। क्या बात। और 10 दिन तक सारा इंडिया में वहां लेके गया, 300 लोगों को लेके गया था। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भी मेरे साथ गए थे, शिव कुमार शर्मा भी गए थे, ये सब लोग गए थे। और अल्टीमेटली मैंने लोगों को दिखाया कि इंडिया कैसा दिखता है। तो ऐसा यूनिक कुछ राजस्थान में मैंने किए, 3-4 बड़े फेस्टिवल किए। तो मुझे प्रयाग फेस्टिवल 3 साल मैंने कराया, ताज महोत्सव कराया, लखनऊ महोत्सव कराया। तो उसमें मैं उन लोगों को लाता था जो बिल्कुल नीचे से उठे हुए हैं, जी। बधाई बरेदी जो मध्य प्रदेश से आते थे, गांव के लोगों को। 2012 में जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी, उसमें डिंडोरी एक जगह है मध्य प्रदेश में, डिंडोरी। वहां की नवोदय विद्यालय की 200 छात्राओं को दिल्ली में लेके कैंप किया और उनको राजभवन पे निकाला और वो इंडिया में प्रथम आया। क्या बात। क्या बात है। गुदुम बाजा जिसको कोई जानता भी नहीं है, उन बच्चियों ने किया। और ऐसे माहौल में जब एक सृजनात्मकता नजर आती है ना, कि जब बार बार सामने से निकल रहा है, मैं कहा नहीं, कुछ मेरे को प्रॉप्स चाहिए। तो मैंने गोल गोल कुछ जो ट्राइबल वाले होते हैं बना के और बच्चों को साइड में हाथ में दिए, राष्ट्रपति के सामने से जब परेड निकल रही तो वो हाथ में ऊपर कर दें, तो वो लोग एकदम ट्राइबल चीज नजर आने लगी। तो कहीं अब क्या होता है, इंटीरियर डेकोरेशन वाले क्या करते हैं, गमले को यहां से उठा के यहां रख देते हैं और कमरे की सुंदरता निखर जाती है। तो वो सृजनात्मकता, कुछ और सोचो, लीक से हटके सोचो, कुछ नई बात सोचो। तो ये मैंने संस्कृति मंत्रालय में रह के बहुत किया। और बिल्कुल आपने यही बात
की है कि आपने जो जड़ है, जो खूबसूरती है, जो हमारे देश के गांव हैं छोटे छोटे, वहीं पहुंचना है, वहीं पहुंच करके उनको आपने मुख्य धारा में लाने का आत्मसात प्रयास किया। किया। जी जी। वो बच्चे मुझे आज भी याद करते हैं। आज देखिए कितने साल हो गए, 2012 की बात है। वो बच्चे छोटे थे, अब बड़े हो गए। अब थोड़े दिनों पहले एक लड़की ने मुझे मैसेज किया कि मेरी शादी है सर, आपको आना है, मम्मी पापा आपको याद कर रहे हैं। वो उस समय 7th में पढ़ती थी। और जी, अच्छा जी। जी, बीच में हम कभी नहीं मिले, हाँ लेकिन बिल्कुल। और चंदन जी, हम देख रहे हैं कि कितना इन्होंने हाँ, मतलब एक मेरे, हाँ अंतिम बोलिए। छोर तक जा करके कोशिश की है टेल कि एंड उनको, तक आपने बिल्कुल, पहुंचाया। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसमें सर जो मेरे अंदर एक सवाल ये आ रहा है कि आपने जो मानव इंजीनियरिंग, ह्यूमन इंजीनियरिंग का जो आपने सहारा लिया, कला संस्कृति को परोसने में, उसका एक्सपेंशन करने में, उसको बढ़ाने में, लोगों को जोड़ने में, शांति स्थापित करने में, इस प्रकार की जो घटना है, क्या आपने अपने पुलिस विभाग में भी किया? हाँ, पुलिस विभाग में भी किया। मैं जब डूंगरपुर में एडिशनल एसपी था और मैं कनाडा से सीख के ही आया था, तो मैंने वहाँ नेबरहुड वॉच, सजग पड़ोसी योजना मैंने शुरू की। मेरी शुरुआत थी, मेरे एसपी होते थे सचिन मित्तल साहब, उन्होंने कहा व्हाई नॉट, लेट अस डू इट। तो एक कॉलोनी हमने ली, हर घर वाले को बताया कि पड़ोस के घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, कोई है नहीं है, आ रहा है जा रहा है, कैमरे लगवाए। एक्स आर्मी वालों को मैंने चौकीदार लगवाया, लोगों ने सबने खुशी खुशी किया। और बरसों तक, आप विश्वास कीजिए, डूंगरपुर में चोरियां बहुत होती थी, उस कॉलोनी में बरसों तक कोई चोरी नहीं हुई, क्योंकि सब लोग एक दूसरे का ध्यान रखते थे। जी जी। तो वो कम्युनिटी पुलिसिंग का ही पार्ट है। और दूसरा, जो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, कनाडा में मैंने एक बात सोची और पूछी, 80 लोग सेक्टर 42 डिवीजन थाने से गश्त में जाते थे, और वहाँ का इंस्पेक्टर मुझे बता रहे थे 80 लोग नहीं सर, 200 लोग गश्त में जाते हैं। मैंने कहा इतने तो तुम्हारे थाने में नहीं है। तो उसने कहा 4 जगह हमारे टैक्सी स्टैंड है, वो सब हमारे लोग हैं। अच्छा, मतलब उनको फ्रेंड ऑफ पुलिस दे रखा है। Okay. अगर कहीं कोई घटना घटे कहीं भी रात के अंधेरे में, तो वो लोग खड़े रहते थे जब तक पुलिस नहीं आती थी। क्या बात। पुलिस को इन्फॉर्म करते थे, मोबाइल नहीं होता था, पेजर होता था उन दिनों। पेजर। पुलिस ने सबको पेजर दे रखे थे। जी। मैंने वहां ऑटो रिक्शे वाले को कहा कि जहां जहां तुम रात में खड़े हो, निगाह रखोगे, अगर कहीं कुछ कैसा हुआ तो खड़े रहोगे जब तक पुलिस नहीं आती। तब तक मोबाइल आ गया था। जी जी जी। तो चीजें बदलने की कोशिश, बिहेवियर के ऊपर मैंने बहुत ध्यान दिया। मैंने कई थानों में भी, राजस्थान के ज्यादातर जिलों में मैं कर चुका हूं, कोई भी व्यक्ति आता है पहले उसको पानी पिलाओ, अगर वो आपको ऐसा लगता है उसको चाय पिलाओ। गांव का बूढ़ा आ रहा है और कोटा ग्रामीण के किसी थाने में बैठे हो, उस बूढ़े को पहले मैस में खाना खिलाओ। अरे यार थानेदार जी 30 रुपए खर्च होंगे आपके, लेकिन वो एक 30 रुपया वो 200 लोगों को जाके कहेगा पुलिस बहुत अच्छी है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई शुक्ला जी ने। तो शुक्ला जी इन दिनों क्या कर रहे हैं? आपका मतलब आजकल का जो समय है वो किन किन अच्छे अच्छे कामों में जो है व्यतीत हो रहा है? देखिए, मैं बेसिकली एक मोटिवेटर हूँ, सोते हुए को जगा देता हूँ, जगे हुए को चला देता हूँ, चलाने वाले को दौड़ा देता हूँ। तो मैंने पुलिस में सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग मेरी चल रही है। मेरा तेलंगाना स्टेट हो गया, राजस्थान करीब करीब हो गया, यूपी में चल रहा है, और भी मैं लेटेस्ट बिहार में भी करने वाला हूँ। तो एक एक करके पुलिस वालों को जगाता हूँ कि अच्छा काम करके बुराई क्यों मिलती है तुम्हें, क्या बात, ये सीख लो। दूसरा, कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैनेजमेंट में, यूनिवर्सिटीज में आजकल मैंने कुछ नए टॉपिक लिए हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज में अभी मेरा MDS यूनिवर्सिटी अजमेर में था, और गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में था, आगे भी कर रहा हूँ। रोल ऑफ कल्चर इन नेशन बिल्डिंग, क्या बात, बहुत राष्ट्र के निर्माण में संस्कृति की क्या भूमिका है। राष्ट्र कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक सामूहिक रूप से जब हमारी संस्कृति को हम आगे रखते हैं तो राष्ट्र बनता है। क्या बात, आपने तो बहुत अच्छी बातें बताई। मोटिवेशन, लीडरशिप, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब पढ़ा रहा हूँ। और आप विश्वास कीजिए, महीने में 15 दिन ट्रैवल करता हूँ। क्या बात, आपने अब तक मुझे अच्छे से याद नहीं, 60-70 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। हिंदुस्तान में तो लक्षद्वीप मिनी कोई भी नहीं छोड़ा, सब जगह जा। इच्छा तो ये हो रही है सर कि हम आनंद वर्धन शुक्ल जी से बात करते ही जाएं, लेकिन समय का अभाव है। आप जो यहाँ पर आए और आपने हमारे दर्शकों के साथ और इतनी अच्छी रोचक बातें जो कि मतलब खत्म होने का नाम नहीं ले रही, वो शेयर किए, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं एक लाइन से अपनी बात खत्म करूंगा, है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। और मत टिको मदिर मधुमयी शांत छाया में, क्या बात, मत भूलो उज्जवल ध्येय मोहमाया में, लोलुप्य लालसा जहां
वहीं पर क्षय है, आनंद नहीं, जीवन का लक्ष्य विजय है। तो मैं और मेरी साथी शालू आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए कि आप कार्यक्रम से जुड़े रहे, शुक्ला जी का धन्यवाद देते हुए प्रसन्न रहें, मस्त रहें और खूब आनंद के साथ आनंद का वर्धन करें। आनंद का वर्धन करें। बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।